वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यदि मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली जब डिफाइन करते हैं, जब 10th क्लास में हमने पढ़ा था इस बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी हमने सपोज करो एक मैग्नेट मान लिया, ठीक है, या मैग्नेटिक बार मान लिया, इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर हम इसका इफेक्ट फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोनों बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ रखा है कि कोई भी एक चार्ज मान लिया, उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर उसका इफेक्ट हो। सिमिलरली मैग्नेट के लिए है कि यदि हमने कोई भी एक मैग्नेट बार मान लिया, उसके चारों तरफ का वो एरिया, या नॉर्मली कोई भी एक मैग्नेट कंसीडर करें हम, उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर हम उसका इफेक्ट फील कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक फोर्स कंसिडर करके चलते हैं। फोर्स किसके ऊपर? एक मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, उसके अंदर एक चार्ज को रखेंगे हम। चार्ज को रखने के बाद क्या होगा? उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे हम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड may be defined as the space around a magnet or a current carrying conductor in which its effect can be experienced। इसमें हमने एक एग्जांपल और लिख दिया भाई कि यदि मैग्नेट के अलावा यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यदि कोई हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ में एक हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती। ये हमने कल बता दिया था पहले वाले लेक्चर में। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय बी। अब हमने अभी बताया था कि इसको करने के लिए हम एक फोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, या फिर वही रख लो जो करते हो, ठीक। ये V, ये B, ये F, ये एंगल हमने मान लिया थीटा इसके अंदर। ये हो गया V साइन थीटा, ये V कोस थीटा, ठीक है। तो आप कंसिडर करो, लेट अस कंसिडर ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड B with velocity V। ये चार्ज Q लिख लो भाई, यहाँ पे चार्ज Q मान लिया हमने, मूविंग विद वेलोसिटी V एंड मेकिंग एंगल थीटा between V and B।
ये हमने कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मान लिया, वो एक किस में मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है, वी उसकी वेलोसिटी है, एंगल वो थीटा है वेलोसिटी और उसके बीच में। यहाँ पे ये दो कंपोनेंट है, ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है भाई, इस तरीके से लिख लो इसको। चलो वाई लेके चलो, और ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये बाद में समझ में आ जाएगा ये कैसे आई। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज फाउंड टू बी, फर्स्ट जो चार्ज पार्टिकल होगा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, ठीक है। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, सेकंड इक्वेशन मान लिया हमने। थर्ड इसमें आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन component of velocity, that is F directly proportional V sin theta, इक्वेशन 3 इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हम तीनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो क्या मिलेगा यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q V साइन थीटा और B, F इज इक्वल टू K Q V B साइन थीटा, K इज constant, its value is 1, that is K is equal to 1, so F is equal to QVB sin थीटा। ये तो आगे हमारे पास कौन सी फॉर्म आई इसकी भाई, स्केलर फॉर्म आई। वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B लिख सकते हैं हम इसको। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, फोर्स की, जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। दोबारा देख लो एक बार भाई, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी एक चार्ज के ऊपर, उसके लिए हमने क्या किया, एक चार्ज मूविंग चार्ज कंसीडर कर लिया, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया B, और वो वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा है। जब वो V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उस टाइम पे वो जो एंगल थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है, जो फोर्स अब एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पार्टिकल, वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो उसकी वेलोसिटी जो साइन कंपोनेंट में लेके चलेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे अवेलेबल होगी, एक हमने चार्ज मान लिया। इन तीनों के ऊपर वो डिपेंड करेगा, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हमने रिजल्ट निकाले, तीनों को कंबाइन किए, इसको हटाएंगे तो आपको डायरेक्ट पता है कांस्टेंट यूज करना ही हमें, कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, 1 वैल्यू पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये कौन सी फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है। अब आप कहोगे सर साइन थीटा कहाँ पे चला गया, साइन थीटा भाई जब हम वेक्टर का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, पता होगा आपको कि V डॉट B होता तो ये VB साइन थीटा होता, और V क्रॉस B है तो ये सॉरी ये कोस होगा भाई, कोस थीटा, और VB साइन थीटा। ये दो रिजल्ट हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये हमें बताना था। अब इसके कुछ स्पेशल केस बनते हैं, या फिर पहले हम यहां से B की मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालें तो वो कैसे होगी वो देखो पहले एक बार।
वैल्यू आई हमारे पास कितनी भाई, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V। अब यदि हमें यहां से फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो भाई हम राइट हैंड क्यू रूल का यूज कर सकते हैं। एक तो इससे हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम फ्लेमिंग जब लेफ्ट हैंड रूल आगे यूज करने वाले हैं उसको भी आपको डिफाइन कर देंगे, लेकिन वो अभी बाद में। तो यहां से यदि हम b की वैल्यू निकाले भाई तो b इज इक्वल टू, या फिर इफ q इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1, ये 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड, देन F इज इक्वल टू B। यहां से हमें क्या पता चला कि जब हमारे पास भाई मैग्नेटिक फील्ड की यदि हमें वैल्यू निकालनी, एक बार लिख लो पहले, चलो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते इसको, मे बी डिफाइंड as the force experienced by a unit charge moving with unit velocity। मतलब कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स के इक्वल कब होगी, जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी कितनी हो जाए 1 और वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी हो जाए 1। उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स के इक्वल होगी उसकी वैल्यू। तो ये हमने बता दिया इसमें। उसके बाद यदि हमें स्पेशल केस की बात करनी हो, इसकी स्पेशल केस इसमें यदि डिफाइन करें तो रिजल्ट हमें पता ही क्या है भाई, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये रिजल्ट है हमारे पास। यदि Q की वैल्यू 0 हो जाए, पहले केस यदि हम बात करें, Q इज इक्वल टू 0, देन F इज इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 होते ही सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। मतलब दैट इज इफ वी हैव neutral charge, then force experienced by the charge is 0। ये इसका पहला स्पेशल केस था। सेकंड, इफ v इज इक्वल टू 0, यदि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स कि वो चार्ज किस में है भाई, रेस्ट में, देन F इज ऑल्सो 0। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चार्ज पार्टिकल हमने कंसीडर किया है वो रेस्ट में होगा, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, उस टाइम पे भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। मतलब वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा हमने बताया है कि यदि वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए, चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो भी फोर्स की वैल्यू 0, और वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी तो भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। थर्ड, इसका यदि हम बात करें कि थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, आपको पता है कि साइन कंपोनेंट में यदि हम बात करें तो एंगल 0 और 180 पे वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारे पास F की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में भी 0। उस केस में भी क्या होगी, फोर्स की वैल्यू 0, जब हमारे पास एंगल कितना हो 0 और 180। क्योंकि इसको हम ये लिख सकते हैं ना भाई, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और यदि थीटा की वैल्यू 0 तो ये कंपोनेंट सारा क्या हो जाएगा 0। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। लास्ट यदि हम बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, F इज इक्वल टू मैक्सिमम, उस केस में क्या होगी भाई, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो 90। क्योंकि ये हमें पता है कि
यहाँ पे वैल्यू यदि हम 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 पे होती है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया, कर सकते हैं वो होगी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भाई, थीटा इज इक्वल टू 90 रहने दो, व्हेन मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें इसके यूनिट और डायमेंशन पढ़ लेते हैं एक बार। उससे पहले चलो एक बार डायरेक्शन बता देती, इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर फर्स्ट फिंगर और थंब, इनका हम यूज करते हैं। इस तरीके से आप इसको एक तो याद रख सकते हो, सेंट्रल फिंगर, वेरी, बैड और फ्रेंड, मतलब ये वाला वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो ये फिंगर है हमारी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तो ये रिप्रेजेंट करेगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और एफ रिप्रेजेंट करेगा, एफ को रिप्रेजेंट करेगा थंब। इसके लिए आप इसको याद भी रख सकते हो कि वेरी बैड फ्रेंड के नाम से इसको याद रख लेना कि वेरी वी, इसमें ये वाला वर्ड यूज करना है बैड के लिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये फोर्स के लिए, इससे हम निकाल सकते हैं। सेकंड यदि हम बात करें यूनिट, तो एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, सॉरी दोनों की यदि हम बात करें तो एसआई यूनिट होगी इसकी टेस्ला, और ये होती है इसकी गोज, और वन गोज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हम यूज कर लेते हैं। ऐसा यूनिट इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये इसकी सीजीएस यूनिट है। अब यदि डायमेंशन फॉर्मूले की हम बात करें, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये हमारे फॉर्मूले की हम बात करें तो पहले तो बी की वैल्यू निकालें, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, एफ की वैल्यू ml t-2, चार्ज की फॉर्म में निकाल लेते हैं LT-1, ये वेलोसिटी का हो गया, m L0 t-1 c-1, ये तो हो गया किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। अब निकालते करंट की फॉर्म में, m LT-2 AT LT-1, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, m L0 t-2 A-1, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई किसकी टर्म में भाई, चार्ज की फॉर्म में। तो ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले आप याद रख सकते हो इन फॉर्म ऑफ चार्ज
इन फॉर्म ऑफ करंट, ये दोनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये थे इसके यूनिट, आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक नंबर में पूछी जा सकता है और ये भी पूछ सकता है एक नंबर में। और ये इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। आपको पता है ये वैल्यू एफ के लिए होगी हमारी ये बी, और ये वेलोसिटी जो साइन कंपोनेंट में हम लेके चलते हैं, तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। और ये आपको डायमेंशन फॉर्मूले दोनों फॉर्म में याद होने चाहिए, करंट की फॉर्म में भी, चार्ज की फॉर्म में भी। ये आपकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट होगी। ये आपका था आज का सेकंड लेक्चर। थैंक यू।